हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर हाउस द जोश। जैसा कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का 17 दिसंबर को होने वाला है और इसकी तैयारी आपने ज़ोर शोर से शुरू कर दी होगी। इसी को देखते हुए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। इसका दूसरा लेक्चर है आज। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको कंप्लीट कराएंगे। ये आपकी सीरीज़ चलती रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, तो आप लोग इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज से हम देखते हैं हमारा जो सेकंड लेक्चर है एमसीक्यू जोश सीरीज़ का। देखिए पहला प्रश्न हम इसमें देखते हैं, मध्य प्रदेश रायसेन जो है, रायसेन में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, रायसेन में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, तो रायसेन में स्थित सांची का पुराना नाम आप लोगों को पता होगा, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहा है सांची, क्योंकि बौद्ध स्तूप है यहाँ पर। ये रायसेन जिले में पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे काकनाबाद के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? काकनाबाद के नाम से जो है हम किसको जानते थे? सांची को जानते थे। जैसे बेसनगर का आपको पता होगा विदिशा, जैसे तुंडीकोर जो है वो दमोह को बोलते थे। इस तरीके से आपको ये पुराने नाम भी याद करना होगा। तो इससे रिलेटेड और भी जो आपको नाम मिले उनको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न एमपीपीएससी में आजकल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रसिद्ध एरण अभिलेख का संबंध किस वंश से है। देखिए एरण अभिलेख आप लोगों को पता है, भारत में, पूरे इंडिया की बात करते हैं हम, भारत में सती प्रथा के जो साक्ष्य मिले हैं, किसके? सती प्रथा के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां पर मिले हैं? वो आपके एरण में मिले हैं। भारत में सती प्रथा के जो साक्ष्य मिले हैं वो एरण में मिले हैं। अब प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है किस वंश से संबंधित है। तो देखिए जो एरण अभिलेख लिखा गया ये भानुगुप्त के टाइम का है। कब का है? भानुगुप्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि भानुगुप्त के जो सेनापति थे गोपराज, ठीक है, उनकी जब गोपराज की मृत्यु हो गई युद्ध में, तो उनकी जो पत्नी थी वो सती हुई थी। इसी का लेख जो है वो एरण अभिलेख में लिखा हुआ है। तो उसी को देखते हुए हम इसका आंसर जो है लगाते हैं बी, गुप्त डायनेस्टी के टाइम का जो अभिलेख है। एरण अभिलेख किस डायनेस्टी का टाइम का है? गुप्त डायनेस्टी का। और ये स्थित कहाँ पर है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एरण जो है कहाँ पर स्थित है? तो एरण जो है वो सागर में स्थित है। कहाँ पर है? लोकेशन इसकी सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत का प्रांतपति था। देखिए हमने जैसे इससे पहले सांची देखा, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य का बहुत महत्वपूर्ण जो था, मगध पर जब राज करते थे तो अवंती पर जो है मगध के अंडर में आ चुका था मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे। तो जो अशोक थे वो हर बच्चे को पता है वैसे तो कि अवंती के प्रांतपति थे। इन्होंने 11 वर्षों तक अवंती पर राज्य किया अशोक ने। कितने सालों तक? 11 सालों तक अवंती के प्रांतपति रहे, राज्यपाल या गवर्नर जो है अशोक रहे। तो ये प्रश्न इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा मैच द कॉलम। ठीक है, इसमें कुछ नाम हैं, जैसे ठाकुर प्रसाद है, राजा ठाकुर प्रसाद, शंकर शाह, शेख रमजान और डेलन शाह। ये जो नाम हमको देखने को मिलते हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, इस तरीके का प्रश्न पूछता है। और एमपीपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन कुछ सालों से पूछ भी रहा है। देखिए कौन कौन से, अगर हम देखते हैं ठाकुर प्रसाद का जो संबंध है वो राघवगढ़ से है। वर्तमान में आप लोगों ने देखा वो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे हमारे दिग्विजय सिंह जी का संबंध भी राघवगढ़ से है। ठीक है, तो ठाकुर प्रसाद का जो संबंध है राघवगढ़ से है। दूसरा, शंकर शाह का संबंध जो है वो गढ़मंडला से है। ये शंकर शाह बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी रहे हैं, ये इसके बारे में सबको, इनके बारे में सबको पता होगा। इसके बाद शेख रमजान का संबंध जो है वो सागर जिले से है। शेख रमजान का संबंध किससे है? सागर जिले से। एक व्यक्ति और हैं डेलन शाह, इनका संबंध जो है वो नरसिंहपुर से है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब आपको अगर ये मान लीजिए इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने में आप शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो। कैसे अपना सकते हो? कि इसमें आप देखिए सबसे पहले कि ठाकुर शाह का संबंध अगर आपको पता है, प्रश्न ए का मैच द कॉलम कौन सा है? 3, मतलब इसका आंसर 3 देख लीजिए। यहाँ पर 4 है इसमें ऑप्शन 1 में, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और एक ही सिंगल ऑप्शन मिलता है जिसमें फर्स्ट का जो है मैच होता है 3। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो एक से ही पता चल गया। अगर इसमें से हमें 2 ऑप्शन भी पता है तो एलिमिनेशन के मेथड से जो है हम इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है वर्तमान में तेवर ग्राम किस पुराने नगर का नाम है। ठीक है, तेवर जो है किस नगर का पुराना नाम है, ये हमसे प्रश्न पूछा है। देखिए इसमें हमको आपसे, क्योंकि इस तरीके के नाम पूछता है तो मध्य प्रदेश के ही पूछता है। अब आपको लिखा है त्रिवेणी। त्रिवेणी तो मतलब क्या है, जहाँ 3 नदियों का समूह होता है उसको त्रिवेणी बोला जाता है। जबरदस्ती ऑप्शन बनाया गया। त्र्यंबकेश्वर आप लोगों को पता है। ठीक है, ये जो है त्र्यंबकेश्वर मध्य प्रदेश में है नहीं, महाराष्ट्र में है, ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। तिरसला, तो इसमें ये नाम हमारे सुने हुए नहीं, एक ही नाम हमको देखने को मिलता है, वो है हमारा त्रिपुरी। मतलब अगर आप देखें तो तेवर का ही पुराना नाम क्या है, त्रिपुरी, और उसको वर्तमान में हम बोलते हैं जबलपुर। क्या बोलते हैं वर्तमान में, जबलपुर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न के मेथड को जो है एलिमिनेशन भी आपको प्रश्न को करना आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर का संबंध किस वंश से है। ठीक है, सॉरी, विक्रमजीत तोमर को किसने हराया। ठीक है, देखिए विक्रमजीत का संबंध तो तोमर डायनेस्टी से है। तोमर डायनेस्टी ग्वालियर में राज करती है। तो विक्रमजीत कौन थे ये जान लेते हैं हम। विक्रमजीत जो थे वो राजा मानसिंह तोमर के पुत्र थे। ठीक है, कौन थे विक्रमजीत, राजा मानसिंह तोमर के पुत्र थे, याद रखना। और विक्रमजीत पर आक्रमण जब आगरा का राजा कौन बना, इब्राहिम लोदी। और आगरा पर जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहले क्या किया, विक्रमजीत पर आक्रमण किया और विक्रमजीत को हथियार डालने पड़े और उसको अपने इब्राहिम लोदी की क्या करनी पड़ी, अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। तो ये आंसर इसका हो गया ए। ठीक है, एक ये चीज याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि बाद में अगर पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, इस समय बाबर ने आक्रमण किया था किस पर, इब्राहिम लोदी पर। और बाबर ने जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया तो चूंकि विक्रमजीत जो थे वो हमारे इब्राहिम लोदी के अधीन थे, तो उनको भी पानीपत की लड़ाई में भाग लेना पड़ा। और बाबर ने विक्रमजीत और जो है हमारे इब्राहिम लोदी दोनों को पराजित किया। तो इस तरीके से भी अगर यहाँ पर बाबर भी ऑप्शन आता है कई बार तो वो भी सच हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई। ठीक है, देखिए बख्तावर सिंह जो थे इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारियों से रहे हैं। इनका जन्म जो हुआ था, या इनका जो राजा थे ये अमझेरा के राजा थे, धार के निकट अमझेरा के जो थे ये राजा थे, कौन, बख्तावर सिंह। अब अमझेरा के राजा थे, मतलब इनका जन्म जो है अगर आपसे पूछे तो किस क्षेत्र से संबंधित है, धार से। लेकिन इनको फांसी कहाँ दी गई थी ये प्रश्न है। तो इनको फांसी जो दी गई थी वो इंदौर में दी गई थी। ठीक है, तो बख्तावर सिंह को जो फांसी दी गई थी वो इंदौर में दी गई थी। इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा डी आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा मृगेंद्रनाथ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं देखिए हम देख लेते हैं। विदिशा में क्या है, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं। धार में क्या है, धार में बाघ की गुफाएं हैं। उज्जैन में भरथरी की गुफाएं हैं। तो अगर आपको ये पता है तो वैसे ही, अगर आपको नहीं भी पता है तो इसका आंसर जो है रायसेन होगा। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, उन्हीं गुफाओं से संबंधित जो हैं मृगेंद्रनाथ की, भीमबेटका की गुफाएं भी जो हैं रायसेन में हैं, और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी कहाँ पर हैं, रायसेन में हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में कौन सी है। देखिए मध्य प्रदेश की 3 जनजाति जो हैं वो विशेष पिछड़ी हैं। कौन सी, पहली देखिए सहरिया, दूसरी है भारिया और तीसरी है बैगा। कौन सी है, बैगा। ये 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से हैं। तो सहरिया, अब देखिए इसमें भारिया तो कहीं दिख नहीं रहा है आपको, बैगा तो कहीं दिख नहीं रहा है आपको, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, सहरिया इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश इसका आंसर ए होगा।
मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो है सहरिया ट्राइब, ग्वालियर चंबल जो रीजन है इसमें जो है सहरिया ट्राइब निवास करती है, याद रखिएगा। चलिए, और ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख पर्यटन स्थल पातालकोट। देखिए, पाताल घाटी जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? हमने अभी इससे पहले देखा भारिया ट्राइब जो है वो कहाँ पर निवास करती है, भारिया ट्राइब करती है पातालकोट में। ये क्वेश्चन हमने पिछली सीरीज में भी शायद जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, पातालकोट में ये क्या करती है, निवास करती है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। और पातालकोट कहाँ पड़ता है? तो पातालकोट पड़ता है आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब जो है इसका आंसर होगा डी। और ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग भी है, डीपेस्ट पॉइंट भी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में लगभग कितने लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मतलब इसका प्रश्न का ये है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट भाग जो है वो हमारी क्या है, अनुसूचित जनजाति जो है वो है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब जो है हमारी कितना परसेंट भाग। तो देखिए, अब इसमें ऑप्शन से आपको एलिमिनेशन लगाना है, क्योंकि हर बच्चा इस चीज को पढ़ के नहीं जाता है। आपको पता है ऑप्शन ए क्या है, 1/2। तो ऐसा तो है नहीं कि 50% जनजाति जो है ट्राइब है हमारे मध्य प्रदेश में 7 करोड़ जनसंख्या में से, नहीं, ये आंसर जो है ये गलत है। दूसरा है 1/3%, 33% भी नहीं है, दोनों मिला के SC मिला के हैं लगभग। ठीक है, तो इसका मुझे सही आंसर जो लग रहा है और जो है आंसर सही वो है 1/5, और कुछ बच्चे 1/4 लगाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, टोटल 1/5 जो है टोटल पॉपुलेशन का क्या है, ST है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बधाई क्या है? ठीक है, बधाई क्या है? बधाई है आपको, MPPSC ने फिर से नया कैलेंडर भी जारी कर दिया है, MPPSC ने जो है समय से होना शुरू कर दिया है। अब ये चुनावी ईयर है, ये भी हो सकता है, तो ये बधाई हो आप लोगों को। ठीक है, तो बधाई क्या है? बधाई देखिए, बधाई एक लोकगीत भी है और बधाई एक लोक नृत्य भी है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर लोकगीत तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, लोक चित्रकला तो ये बधाई नहीं है, लोक नाट्य ये भी बधाई नहीं है, लोक नृत्य फोक डांस जो है वो बधाई है, बिल्कुल हाँ है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा। तो बधाई जो है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है क्या, बधाई। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है कोरकू जनजाति? ठीक है, देखिए कोरकू जो है वो हमारा द्रविडियन शब्द है। कोरकू कैसा शब्द है? द्रविडियन शब्द है। कोरकू का मतलब क्या होता है? कोरकू का मतलब होता है किनारा, नदियों के किनारे पर जो लोग रहते थे उनको कोरकू बोला जाता है। ठीक है, तो किनारा शब्द है, द्रविडियन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब कोरकू मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? सतपुड़ा रीजन में, जो हमारा बैतूल वाला क्षेत्र है वहां पर कोरकू ज्यादा निवास करती है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, पचमढ़ी क्षेत्र में उनको क्या, किस नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पचमढ़ी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? देखिए मोवासी, मोवासी कोरकू की ही एक उपजनजाति है, रूमा कोरकू की एक जो उपजनजाति है। तो इसका आंसर जो है बेड़ो, ये जो है वो कोरकू का दूसरा नाम है, या जो पचमढ़ी क्षेत्र में कोरकू ट्राइब रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेड़ई नाम से बोलते हैं। अच्छा, ये उपजनजाति भी कहा प्रश्न में आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, सरहुल जो है वो किस जनजाति द्वारा, सरहुल एक त्योहार है, ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये उरांव जनजाति, उरांव ट्राइब द्वारा जो है सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक नृत्यों का राजा किसको कहा जाता है?
जो लोक नृत्य हैं, जो फोक डांस है, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो नृत्य है वो किसको कहा जाता है? ठीक है, तो लोक नृत्य जो है वो कर्मा को कहा जाता है। कर्मा जो है वो कोरकू जनजाति, कोरकू और भील द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या कहा जाता है? इसको नृत्यों का राजा कहा जाता है, लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है टिकोरा वाद्य यंत्र लोक नृत्य। टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में उपयोग में आता है? तो टिकोरा वाद्य यंत्र, देखिए इसमें आंसर है सैला, इसमें आंसर है कहरवा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है टिकोरा वाद्य यंत्र, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। ये किस उसके द्वारा होता है, लोक नृत्य में किया जाता है। तो ये जो उपयोग में आता है, ये कहरवा जो नृत्य है उसमें प्रयोग में आता है। ठीक है, किसमें? कहरवा के द्वारा जो है ये कहरवा एक पर्व है, एक लोक नृत्य है, और ये विवाह के समय पर, किसमें? विवाह के समय पर किसके द्वारा? गौंड जनजाति के द्वारा कहरवा किया जाता है। ठीक है, कहरवा किसके द्वारा किया जाता है? लोक गौंड द्वारा विवाह के उत्सव पर ये किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत अलग तरीके का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। टिकोरा वाद्य यंत्र, ठीक है, किस पर्व में? तो ये अच्छे इस तरीके के प्रश्न जो हैं हमको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, और आजकल पीएससी ऐसे ही क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के लाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नौरता क्या है? देखिए नौरता क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो बुंदेलखंड के लोग होंगे इसको नहरता बोलते हैं, कोई नौरता बोलता है, कोई नौरता बोलता है। ये अलग अलग नाम लोकल लैंग्वेज में प्रचलित हो गए हैं। इसमें क्या किया जाता है? मिट्टी की एक आकृति बनाई जाती है, एक उस पर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, और ये लड़कियों द्वारा, जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके द्वारा ये जो है इस चित्रकला को किया जाता है। तो नौरता जो चित्रकला है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो आपको ये याद होगा, ये बुंदेलखंड के जो लोग होंगे वो इसको जरूर 100% जानते होंगे। तो ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बटहोली नामक प्रसिद्ध पात्र किस धातु का बना है? देखिए बटहोली, ये पात्र जो है अधिकतर जो सतना वाला क्षेत्र है, जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, उसमें उपयोग में किया जाता है, और ये कांसे का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना होता है? कांसे का। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर ब्लॉक प्रिंट साड़ियाँ जो हैं की फैक्ट्री है या बनाई जाती हैं? इस तरीके का प्रश्न पूछा है। ये इनको हम भैरव प्रिंट भी बोलते हैं। जो हमारे उज्जैन में ब्लॉक प्रिंट होता है उसको, ये कहाँ पर होता है? उज्जैन के निकट एक भैरवगढ़ नामक जगह पर होता है, तो उसको भैरव प्रिंट भी बोलते हैं। इसका आंसर होगा डी, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो भैरव प्रिंट जो है साड़ियाँ या ब्लॉक प्रिंट का संबंध किस क्षेत्र से है? मध्य प्रदेश के उज्जैन से, और एक्चुअल जगह पूछे तो भैरवगढ़ इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, गलत युग्म पर निशान लगाइए। इनमें से कौन सा जो है वो गलत युग्म है, ये देखना है हमको। देखिए नागपुर में किसका शासन था? भोंसले का, बिल्कुल सही है। ठीक है, बड़ौदा में गायकवाड़, ये भी सही है। ठीक है, वर्तमान में भी ये लोग राज कर रहे हैं। ठीक है, इंदौर में होलकरों का राज था, हर बच्चे को पता है। मतलब ये 3 ऑप्शन तो सही है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, जबलपुर में सिंधियाओं का, ये गलत है। सिंधियाओं का जो राज था, सिंधिया जो है वो राज करते थे, कहाँ पर करते थे? आपको पता है, मध्य भारत रीजन में। ठीक है ना, तो जो ग्वालियर वाला जो रीजन है, उज्जैन वाला रीजन पे जो है सिंधिया राज करते थे, और जबलपुर में करते हैं कलचुरी राज। ठीक है, यहाँ पर किसका? कलचुरी डायनेस्टी का राज था। तो इस तरीके से हमारे ये 20 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। डेली हम जो है इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, आप लोग इसको डेली देखिए। आपके 10 मिनट जो हैं बहुत कीमती हमें पता है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए हम इस सीरीज़ को आपको शुरू कर रहे हैं। तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।